हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीरियल अड्डा में। आप देखेंगे कि अदिति ने झनक के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने पूरे रिश्तों की नींव हिला दी। DNA टेस्ट ना कराने के बदले उसने पैसे का ऑफर दिया, लेकिन झनक ने बिना एक पल सोचे साफ मना कर दिया। झनक के शब्द सीधे दिल पर वार करने वाले थे। उसने कहा कि उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है और अदिति अपनी अमीरी का घमंड उसे न दिखाए। उसने साफ कर दिया कि वह गरीबी में भी खुश है और उसका स्वाभिमान किसी कीमत पर नहीं बिक सकता। दोस्तों, इसी दमदार मोड़ के साथ हम आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल सीरियल अड्डा पर, जहां आज का एपिसोड इतना धमाकेदार है कि हर सीन दिल की धड़कन बढ़ा देता है। झनक और अनिरुद्ध की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। एक तरफ अदिति है जिसे लगता है कि पैसा दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, और दूसरी तरफ झनक है जिसकी रगों में वही खून दौड़ रहा है जो कभी अन्याय के आगे नहीं झुका। कहानी की शुरुआत उस तनावपूर्ण माहौल से होती है जहां पूरा बोस परिवार और अर्शी की टोली मौजूद है। DNA टेस्ट की बात जैसे ही उठती है, अदिति के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। उसे पता है कि अगर सच सामने आ गया तो उसकी पहचान, उसका रुतबा और उसका राजसी जीवन सब खतरे में पड़ जाएगा। ऊपर से उसे यह भी डर सता रहा है कि ऋषि, जो कभी उसका मंगेतर था, अब पूरी तरह झनक के प्यार में डूब चुका है। इसी घबराहट में अदिति वह चाल चलती है जो उसकी सोच की गहराई को दिखा देती है। वह चुपके से झनक के कमरे में जाती है। उसके हाथ में चेक बुक होती है और आंखों में वही अर्शी वाला अहंकार झलकता है। वह झनक की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए उसे खाली चेक पकड़ा देती है और कहती है कि जितनी रकम चाहिए भर लो, बस DNA टेस्ट की जिद छोड़ दो और इस घर से हमेशा के लिए चली जाओ। लेकिन झनक उस चेक को हाथ तक नहीं लगाती। उसका जवाब सुनकर ऋषि की आंखों में गर्व के आंसू आ जाते हैं और अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। झनक शांत लेकिन फौलादी लहजे में कहती है कि उसे अदिति के पैसों की जरूरत नहीं है। वह गरीबी में पली बढ़ी है, अपनी माँ के बिना अकेले लड़ी है और उसी गरीबी में भी खुश है। उसका स्वाभिमान बिकाऊ नहीं है। यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, बल्कि अपनी माँ के सम्मान के लिए खड़ा होने का ऐलान था। झनक ने साफ कर दिया कि वह यहाँ पैसे हड़पने नहीं आई, बल्कि अपना हक और अपनी माँ का खोया हुआ सम्मान वापस लेने आई है। इस पूरे ड्रामे का एक मूक गवाह भी है और वह है ऋषि। दोस्तों, ऋषि ही वह अकेला इंसान है जिसे पूरी सच्चाई पता है। जब अदिति झनक को रिश्वत देने की कोशिश कर रही थी, तब ऋषि खिड़की के पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसे अपनी पसंद पर गर्व होता है कि उसने झनक जैसी स्वाभिमानी लड़की से प्यार किया। लेकिन उसी पल अदिति के लिए उसके मन में नफरत और भी गहरी हो जाती है। ऋषि जानता है कि झनक ही अनिरुद्ध की असली वारिस है, जबकि अनिरुद्ध आज भी इस गलतफहमी में जी रहा है कि झनक पराशर की बेटी है। अनिरुद्ध खुद नहीं समझ पा रहा कि वह जिस लड़की को तड़पते देख रहा है, उसके लिए उसका दिल क्यों पसीजता जा रहा है। झनक की आंखों में उसे अपनी पुरानी झनक की झलक नजर आती है, लेकिन अर्शी के बनाए झूठ के जाल ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। अब सवाल यही है कि आगे क्या होगा। ड्रामा के एनालिसिस के मुताबिक अर्शी अब और भी खतरनाक कदम उठाने वाली है। जैसे ही उसे पता चलेगा कि झनक ने पैसे ठुकरा दिए हैं, वह अदिति के साथ मिलकर झनक के चरित्र पर हमला करेगी। अर्शी और अदिति मिलकर झनक पर चोरी का इल्जाम लगाने की साजिश रचती हैं। वे अनिरुद्ध की कीमती घड़ी या अर्शी का पुश्तैनी हार झनक के सामान में छिपाने की योजना बनाती हैं, ताकि पूरे बोस परिवार की नजरों में झनक गिर जाए। लेकिन जहां ऋषि खड़ा है, वहां झनक का बाल भी बाका नहीं हो सकता। जब झनक पर चोरी का आरोप लगाया जाता है, तब ऋषि सबके सामने वह वीडियो दिखाता है जो उसने अपने फोन में रिकॉर्ड किया था। उसी वीडियो में अदिति झनक को पैसे का ऑफर देती नजर आती है। ऋषि गुस्से में कहता है कि जो लड़की करोड़ों रुपए ठुकरा सकती है, वह एक हार की चोरी क्यों करेगी। उस पल अनिरुद्ध की हालत देखने लायक होती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसे याद आता है कि झनक एक कितनी स्वाभिमानी थी और उसी की बेटी आज उसके सामने खड़ी है। इधर झनक टूट चुकी होती है।
वह ऋषि से कहती है कि उसे इस घर में कोई हक नहीं चाहिए, वह सिर्फ अपनी माँ का सम्मान चाहती है। और तभी ऋषि सबसे बड़ा धमाका करता है। वह झनक का हाथ पकड़कर अनिरुद्ध के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि झनक पराशर की नहीं, बल्कि उसकी अपनी बेटी है। जैसे ही ये शब्द अनिरुद्ध के कानों में पड़ते हैं, पूरा घर सन्न रह जाता है। अर्शी का चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं होती। वह चिल्लाकर कहती है कि ऋषि झूठ बोल रहा है। तभी ऋषि अपना आखिरी पत्ता चलता है और डीएनए रिपोर्ट सबके सामने रख देता है। रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि झनक ही अनिरुद्ध की असली वारिस है। अदिति, जो अब तक खुद को इकलौती बेटी समझती थी, खुद को विलेन की तरह महसूस करने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी ही बहन के साथ कितना अन्याय किया है। लेकिन अर्शी अभी भी शांत नहीं बैठती। वह अनिरुद्ध को इमोशनल ब्लैकमेल करती है और धमकी देती है कि अगर उसने झनक को अपनाया तो वह अपनी जान दे देगी। झनक अब एक बड़ा फैसला लेने के कगार पर है। उसे लगता है कि जहां उसके होने से खुशियां छिन जाती हैं, वहां उसका रहना ठीक नहीं। वह घर छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन क्या ऋषि उसे जाने देगा? क्या अनिरुद्ध अपनी बेटी को रोककर उसे गले लगाएगा और अपनी गलतियों की माफी मांगेगा? इसी उथल पुथल के बीच ऋषि सबको चौंकाते हुए ऐलान करता है कि वह झनक से शादी करेगा और उसे वह सम्मान देगा जिसकी वह हकदार है। जब ऋषि झनक को लेकर जाने लगता है, तब अनिरुद्ध की पितरी भावना जाग उठती है। वह झनक का हाथ पकड़कर कहता है कि वह उसकी बेटी है और अब इसी घर में रहेगी। अर्शी और अदिति समझ जाती हैं कि उनका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन अर्शी आखिरी चाल चलने की तैयारी में है। वह डीएनए रिपोर्ट को फर्जी बताकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने और झनक को बदनाम करने की योजना बनाती है। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि क्या झनक इस नफरत के बीच अपनी पहचान बना पाएगी, क्या ऋषि और झनक की शादी शांति से हो पाएगी और क्या अदिति अपनी बहन के खिलाफ कोई और खतरनाक साजिश रचेगी। इतना तय है कि आने वाले एपिसोड्स में इमोशंस, खुलासों और टकराव का ऐसा तूफान आएगा जो झनक के महासंग्राम को और भी रोमांचक बना देगा। जहां झनक अपनी मां की कला का प्रदर्शन करने वाली है, वहीं यह कहानी अब एक साधारण पारिवारिक विवाद नहीं रह जाती, बल्कि सम्मान, पहचान और हक की जंग बन जाती है। झनक ने ठान लिया है कि वह पूरी दुनिया को बताएगी कि वह किसकी बेटी है और उसकी रगों में किसका खून बहता है। वह दर्शकों से सीधे सवाल करती है कि क्या वे उसकी जीत देखने के लिए तैयार हैं और क्या अनिरुद्ध को अर्शी के साथ अपने रिश्ते पर दोबारा सोच नहीं करनी चाहिए। वह लोगों से कहती है कि अपनी राय जरूर दें, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने कभी अपमान सहा है। झनक यह भी याद दिलाती है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि उसकी जिंदगी में आने वाले ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुए हैं। पिछले घटनाक्रम में हमने देखा कि अनिरुद्ध ने आखिरकार झनक को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन यह स्वीकारोक्ति ही असली तूफान की शुरुआत बन जाती है। अर्शी, जो अपमान और जलन की आग में जल रही है, शहर के सभी बड़े अखबारों और टीवी चैनलों को बुला लेती है। वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है, जहां उसका मकसद सिर्फ एक होता है, झनक को पूरी दुनिया के सामने धोखेबाज और नाजायज साबित करना। कैमरों के सामने अर्शी रोते हुए दावा करती है कि अनिरुद्ध को बहलाया गया है और डीएनए रिपोर्ट पूरी तरह फर्जी है। वह खुद को पीड़िता दिखाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी माहौल पलट जाता है। अचानक ऋषि झनक का हाथ थामकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंट्री करता है। झनक के हाथ में कोई कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि उसकी मां की वह पुरानी पायल होती है जो उसकी सबसे बड़ी ताकत और पहचान है। कैमरों के सामने खड़ी होकर झनक बेहद सदे हुए शब्दों में कहती है कि रिश्ते कागज के टुकड़ों से नहीं, बल्कि खून और संस्कारों से पहचाने जाते हैं। वह अर्शी को खुली चुनौती देती है कि अगर उसकी सच्चाई पर शक है तो फैसला कला के मंच पर हो जाए। झनक कहती है कि अगर वह अदिति से बेहतर नृत्य कर पाई तो सबको मानना होगा कि उसकी रगों में किसका खून है। इस चुनौती के बाद पूरा शहर इस डांस महामुकाबले की चर्चा करने लगता है। मुकाबले का दिन आता है। एक तरफ अदिति होती है, जिसे बचपन से अर्शी ने ट्रेनिंग दिलवाई है, और दूसरी तरफ झनक होती है, जिसने गरीबी,
संघर्ष और अपनी मां की यादों के सहारे रियाज किया है। अदिति स्टेज पर परफॉर्म करती है। उसका डांस तकनीकी रूप से परफेक्ट होता है, लेकिन उसमें आत्मा की कमी साफ नजर आती है। उसकी आंखों में सिर्फ झनक के लिए नफरत होती है। फिर झनक स्टेज पर आती है। उसने वही सफेद और लाल साड़ी पहनी होती है जो कभी उसकी मां पहना करती थी। जैसे ही संगीत शुरू होता है, झनक के पैरों की थाप में अनिरुद्ध को अपनी पुरानी झनक की झलक दिखने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसे एहसास होता है कि जिस प्रतिभा को उसने कभी दबा दिया था, वही आज उसकी बेटी के रूप में जीवित हो उठी है। लेकिन अर्शी और अदिति इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अदिति स्टेज के ऊपर लगे भारी झुमके यानी चांडलियर की रस्सी को पहले ही कमजोर कर चुकी होती है। जैसे ही झनक अपना आखिरी मूव करने वाली होती है, वह झुमका नीचे गिरने लगता है। उसी पल ऋषि बिना अपनी जान की परवाह किए स्टेज पर कूद पड़ता है और झनक को बचा लेता है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। ऋषि गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि हत्या की कोशिश थी। अदिति का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। अब अनिरुद्ध का सब्र टूट जाता है। वह स्टेज पर चढ़ता है और गुस्से में अदिति को जोरदार थप्पड़ मार देता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि अदिति उसकी बेटी कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी मां की नफरत सीखी है, प्यार नहीं। इसके बाद अनिरुद्ध झनक को गले लगाता है और सरेआम उसे अपना नाम देता है। झनक अब झनक अनिरुद्ध बोस बन जाती है। अर्शी का घमंड चकनाचूर हो जाता है और वह पागलों की तरह चीखने लगती है। यही कहानी एक और बड़े मोड़ पर पहुंचती है। ऋषि के हाथ एक गुप्त वसीयत लगती है जो झनक की मां के पिता गुरुजी बृजभूषण ने लिखी थी। ड्राइंग रूम में ऋषि एक काली फाइल लेकर आता है और सबके सामने बताता है कि कानून की नजर में इस घर से झनक को नहीं, बल्कि अर्शी को निकलना चाहिए। वह वसीयत पढ़कर सुनाता है, जिसमें साफ लिखा होता है कि बोस हाउस और अनिरुद्ध का बिजनेस जिस फंड से खड़ा हुआ था, वह सब गुरुजी का पैसा था और उनकी मृत्यु के बाद इस संपत्ति की एकमात्र वारिस झनक और उसकी आने वाली संतान है। पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा जाता है जिसे महसूस किया जा सकता है। अर्शी के हाथ कांपने लगते हैं और अनिरुद्ध को एहसास होता है कि उसने उसी औरत को प्रताड़ित किया जिसके दम पर वह आज इस मुकाम पर है। झनक वसीयत को हाथ में लेकर अर्शी की तरफ देखती है और कहती है कि जिस घर, जमीन और शोहरत पर अर्शी राज कर रही थी, वह कानूनी तौर पर उसी का हक है। अदिति की बोलती बंद हो जाती है। हालांकि झनक अपनी मां की तरह दयालु होती है। वह अनिरुद्ध से कहती है कि वह उसे इस घर से नहीं निकालेगी, लेकिन अर्शी और अदिति को अब उसकी शर्तों पर रहना होगा, नौकरों की तरह, ताकि उन्हें एहसास हो सके कि उसकी मां ने क्या सहा था। अर्शी यह सब सहन नहीं कर पाती और अंदर ही अंदर बदले की आग में जलने लगती है। झनक अब बोस परिवार की नई मुखिया बन चुकी होती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। झनक और ऋषि की हल्दी की रस्म का दिन आता है। बोस हाउस फूलों से सजा होता है, शहनाइयां बज रही होती हैं। लेकिन पिछवाड़े के एक छोटे कमरे में अर्शी और अदिति खौफनाक साजिश रच रही होती हैं। अर्शी झनक के पुराने दुश्मन तेजस को वापस बुला लेती है और उसे आधी संपत्ति का लालच देती है। हल्दी की रस्म के दौरान अर्शी और अदिति हल्दी के कटोरे को बदल देती हैं, जिसमें तेजाब मिला होता है। जैसे ही अदिति झनक के चेहरे पर हल्दी लगाने आगे बढ़ती है, ऋषि को शक हो जाता है। वह अदिति का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर हल्दी शुद्ध है तो पहले वह खुद लगाकर दिखाए। कटोरा गिरते ही फर्श से धुआं उठने लगता है और पूरा घर सन्न रह जाता है। अर्शी पागलों की तरह हंसती है और तभी दरवाजा टूटता है। तेजस बंदूक लेकर अंदर घुस आता है। अब सवाल यह है कि क्या झनक इस बार डरकर भागेगी या चंडी का रूप धरकर अपने दुश्मनों का सामना करेगी। आने वाला महासंग्राम सब कुछ बदल देने वाला है।